दोस्तों शाम जल रहा है, ईरान घेरे में है और मशरिक़ वस्ता सांस रोके खड़ा है। शाम का एक मुआहदा जिसे अमन की कुंजी कहा जा रहा था, चंद घंटों में क्यों लरजने लगा? क्या अमेरिका और इसराइल वाकई ईरान पर फैसलाकुन वार की तैयारी कर चुके हैं? क्या ईरान के सुप्रीम लीडर के गायब होने की खबरें सच हैं या ये खतरनाक नफ्सियाती हमला है? इन सब सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। इसलिए दोस्तों वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव है, इसे एंड तक पूरा लाजमी देखिएगा। आप देख रहे हैं SK TV। दोस्तों शाम में एक तरफ तारीखी मुआहदा हुआ है तो दूसरी तरफ उसी मुआहदे के बाद नाजुक सीज़ फायर खतरे में नज़र आ रहा है। ईरान के गिर्द अमेरिका और इसराइल की मुमकिना फौजी कार्रवाइयों के बादल मंडला रहे हैं। ये सब वाक़यात अलग अलग नहीं बल्कि ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं शाम की। इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर शाम का नक्शा देख रहे होंगे। नक्शे में ग्रीन कलर में वो इलाका दिखाया जा रहा है जो इस वक्त नई शामी हुकूमत के कंट्रोल में है, जिनमें दमिश्क, हलब, हम्स, हमा और लाज़किया और अदलब शामिल हैं। और इस नई हुकूमत के सदर अहमद अल शरा हैं, जिन्हें लोग जोलानी के नाम से भी जानते हैं। अब यहाँ सबसे अहम और तारीखी पेशरफ्त ये है कि 18 जनवरी 2026 को सदर अहमद अल शरा अल जोलानी और सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्स यानी SDF के कमांडर मजलूम अब्दी के दरमियान एक 14 नुकाती मुआहदा तय पाया। ये मुआहदा बज़ाहिर शाम के इत्तेहाद और इस्तेहकाम की तरफ एक बड़ा कदम था, मगर दोस्तों हकीकत यह है कि ये एक खिचड़ी है और शाम में इस टाइम खिचड़ी पक चुकी है। SDF और शामी हुकूमत का 14 नुकाती मुआहदा जो है वो उसके कुछ खास पॉइंट मैं आपको बताता हूँ। नंबर 1, SDF की फोर्सेस को मरहला वार शामी फ़ौज और सिक्योरिटी इदारों में ज़म किया जाएगा। नंबर 2, रकिया, दीर ज़ोर, हस्का और दीगर शुमाल मशरिकी इलाके मरकज़ी शामी हुकूमत के हवाले किए जाएंगे। नंबर 3, कुर्द शहरियों को मुकम्मल शामी शहरियत दी जाएगी। नंबर 4, कुर्दों के सियासी, समाजी और लासानी और सकाफती हुकूक की आइनी ज़मानत दी जाएगी। नंबर 5, तेल, गैस और कुदरती ज़खायर जो हैं और सरहदी गुज़रगाहें मुकम्मल तौर पर मरकज़ी हुकूमत के कंट्रोल में होंगी। ये मुआहदा शाम की तकसीम के ख़दशे को कम करने की एक कोशिश समझा जा रहा है। इसीलिए सऊदी अरब, दीगर खलीजी ममालिक और अमरीका ने इस मुआहदे का खैर मकदम किया है। जैसे ही सीज़ फायर हुआ तो कई इलाकों में लोगों ने जश्न भी मनाया, लेकिन दोस्तों ये जश्न आर्जी रहा। अफसोस कि ये खुशी ज़्यादा देर ना रह सकी। चंद ही घंटों बाद रकिया, दीर ज़ोर, हस्का से दोबारा झड़पों की खबरें आने लगी। दोनों जानिब से इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। शामी हुकूमत का कहना है कि सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी SDF कर रही है, जबकि SDF का दावा है कि मुआहदे की शर्त पर सही अमल नहीं हो रहा। कुछ इलाकों में शामी फौज दाखिल हुई तो कहीं SDF की मज़ाहमत सामने आई। इस वक्त सूरत हाल ये है कि सीज़ फायर इंतहाई नाजुक है, बातचीत जारी है लेकिन खतरात अब भी मौजूद हैं। और दोस्तों यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि ये सब ईरान से कैसे जुड़ता है। दोस्तों देखिए, अहम सवाल ये है कि शाम की जो ये सूरत हाल है ये ईरान से जुड़ी हुई है। बशार अल असद की हुकूमत के खात्मे के बाद ईरान का शाम में असर रसूख नुमाया तौर पर कम हो गया है। ईरान ने बरसों असद हुकूमत की हिमायत की, लेकिन अब नई शामी हुकूमत के साथ ईरान के ताल्लुकात महदूद और मोहतात हैं और वो पुराना महवर मज़ाहमत वाला किरदार तकरीबन अब ख़त्म हो चुका है। ईरान के लिए एक बड़ा स्ट्रेटेजिक नुकसान है, क्योंकि दोस्तों शाम ही लबनान और हिज़्बुल्लाह तक वाहिद ज़मीनी रास्ता था। दोस्तों ईरान की अंदरूनी सूरत हाल भी इस वक्त बहुत नाजुक हालत से गुजर रही है। मुल्क में एहतजाज हो रहे थे, हुकूमत पर अंदरूनी दबाव पड़ा। दूसरी तरफ अमेरिका और इसराइल के साथ कशीदगी अपनी इंतहा पर पहुंच गई। इसी तनाजुर में कुछ दिनों से ये खबरें भी गर्दिश कर रही हैं कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामनाई मुमकिना तौर पर अमरीकी हमले के खौफ से अंडरग्राउंड हो गए। जबकि दोस्तों मैं आपको बताऊं कि ये तमाम जो प्रोपेगेंडा है ये वेस्टर्न मीडिया फैला रहा है। इस किस्म की खबरें जून 2025 में होने वाली 12 दिन की जंग के दौरान भी बहुत ज़्यादा फैलाई गई थी और ये प्रोपेगेंडा हो रहा था कि सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामनाई छुप गए हैं, वो अंडरग्राउंड हो गए हैं। जबकि फिर सब ने देखा कि आयतुल्लाह अली ख़ामनाई सबके सामने आए और उन्होंने अपनी कौम से खिताब भी किया था। और दोस्तों तारीख गवाह है कि जब जब इस तरह की खबरें फैली तो सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामनाई पहले से ज़्यादा डट कर खुलकर मैदान में आए। ये कहना कि 17 जनवरी 2026 के बाद वो अवामी सतह पर नज़र नहीं आए, ये हक़ाइक़ के ख़िलाफ़ है। हकीकत ये है कि 17 जनवरी को उन्होंने भरी महफिल में TV पर बराह रास्त खिताब किया। इस खिताब में उन्होंने वाज़ेह अल्फाज में कहा कि ईरान में पुरतशद्दुद मुज़ाहिरों के पीछे अमेरिका और इसराइल का हाथ है। उनका मकसद ईरान को कमज़ोर करना और रिजीम चेंज करने का है।
ایران ان تمام سازشوں کو کچل دے گا۔ اور دوستوں میں آپ کو بتاؤں کہ اس سے پہلے بھی شدید مظاہروں کے دوران وہ نماز جمعہ کے بعد براہ راست عوام میں آئے، امریکہ کو کھل کر للکارا اور کہا ہم کبھی نہیں جھکیں گے۔ 4 جنوری 2026 کو حضرت امام علی علیہ السلام کی ولادت کے موقع پر انہوں نے نسبتاً نرم لہجے میں کہا مہنگائی کے خلاف احتجاج عوام کا حق ہے، جمہوری نظام یہ حق دیتا ہے۔ جبکہ دوستوں ایران کو جاننے والے ماہرین کہتے ہیں کہ ایران میں VIP کلچر تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے۔ صدر، وزراء، حتیٰ کہ سپریم لیڈر بھی عام لوگوں میں نظر آتے ہیں۔ مسجد میں صدر یا پوری کابینہ کا ساتھ نماز پڑھنا معمول کی بات ہے۔ ایسے معاشرے میں انڈر گراؤنڈ ہو گئے ہیں اس طرح کے الفاظ لوگوں کو شدید تکلیف دیتے ہیں، کیونکہ سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہئی کروڑوں لوگوں کے روحانی رہنما ہیں۔ دوستو آپ کو یاد ہوگا 4 اکتوبر 2024 اسرائیل کی جارحیت کے بعد سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہئی نے تہران کی سب سے بڑی مسجد میں لاکھوں افراد کے سامنے جمعے کی نماز پڑھائی۔ اس وقت ان کے ہاتھ میں ایڈوانس رائفل تھی۔ یہ ایک علامتی پیغام تھا کہ ایران فلسطین اور مسجد اقصی کے معاملے میں پیچھے نہیں ہٹے گا۔ جبکہ دوستوں میں آپ کو بتاؤں کہ امریکہ، عرب ممالک اور جو ایران کی ممکنہ جنگ ہے اس سے ایک تناؤ بنا ہوا ہے۔ ماہرین کے مطابق امریکہ نے عرب ممالک کو یقین دلایا ہے کہ اگر ایران پر حملہ ہوا تو وہ اتنا شدید ہوگا کہ ایران مؤثر جواب نہ دے سکے گا۔ تیل کی ترسیل اور امریکہ اڈے محفوظ رہیں گے، اور امریکہ نے یہ یقین دہانی عرب ممالک کو کروا دی ہے کہ آپ بے فکر رہیں، آپ کو کچھ نہیں ہوگا اور ہم کچھ ہونے بھی نہیں دیں گے۔ اسی لیے آپ دیکھیے کہ اب سعودی عرب، قطر اور عمان پہلے جیسی جنگ روکنے کی سرگرمیاں نہیں دکھا رہے۔ حالانکہ بیچ میں انہوں نے امریکہ پر زور دیا تھا کہ آپ ہماری سرزمین استعمال نہیں کریں گے، مگر اب ایسا لگ رہا ہے کہ وہ ایران کے معاملے میں پیچھے ہٹتے دکھائی دے رہے ہیں۔ دوستو ایران خود بھی جانتا ہے کہ آخر کار اسے اکیلا ہی لڑنا پڑے گا، روس اور چین براہ راست نہیں، لیکن پردے کے پیچھے سے ایران کو مکمل طور پر تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ جبکہ دوستوں میں آپ کو بتا دوں کہ چین سے ایک کافی بڑی تعداد میں کارگو پلین ایران میں لینڈ ہوئے ہیں۔ اب اس میں وہ کیا لے کر آئے ہیں یہ آپ خود بھی سمجھ سکتے ہیں۔ اور دوستوں میں آپ کو بتا دوں کہ ایران اس وقت خطے میں وہ اکیلا ملک ہے جو امریکہ کو آنکھیں دکھا رہا ہے، اور وہ ڈٹ کر کھڑا ہے۔ اور دوستوں وقت فیصلہ کرے گا کہ کون حق پر تھا، کون ڈٹ کر کھڑا رہا، اور کس نے مسجد اقصی کے لیے آواز بلند کی۔ دوستوں کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ سپریم لیڈر واقعی انڈر گراؤنڈ ہو گئے ہیں؟ ویسٹرن میڈیا کی ان خبروں کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ ایران کی موجودہ صورتحال آپ کے دل میں کیا احساس پیدا کرتی ہے؟ برائے کرم کمنٹس میں اپنی رائے ضرور لکھیے گا۔ اگر ویڈیو آپ کو معلوماتی لگی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو حق کو سمجھنے اور حق کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، ہم ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔